एक बार प्रेम से बोलिए फिजिक्स महाराज की जय। तो आज हम लोग फिजिक्स के प्रथम चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आ गए हैं। और इस पार्ट 3 वीडियो में इस ऑब्जेक्टिव के जो पहला चैप्टर का पूरा खात्मा कर दिया जाएगा, यानी कि जो है आज खत्म कर दिया जाएगा। कहने का मतलब 81 नंबर से लेकर के 122 नंबर तक क्वेश्चन को पढ़ा दिया जाएगा। तो आप सभी लोग अगर नहीं जानते हैं कि कहां पर मिलेगा ये 1 नंबर से लेकर के 80 नंबर तक के सवाल, ठीक है, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग एक काम कीजिएगा कि जाइएगा प्लेलिस्ट में। कहां जाना है जी? आप लोग को प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे प्लेलिस्ट में फिजिक्स का जो है आप लोग खोल लीजिएगा प्लेलिस्ट। किसका खोल लीजिएगा जी? फिजिक्स का प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा, एक पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा और उसके बाद है ए वाला जो है वीडियो पार्ट 3 भी मिलेगा। और आगे का भी जितना भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे वो सब वीडियो मिलेगा। तो आप लोग लाइन बाय लाइन जो है क्वेश्चन के अनुसार से आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि इसी किताब से जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा करता है। तो आप लोग बेधड़क होकर के आप मेरे वीडियोस पर विश्वास करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 81 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 81 नंबर सवाल का कर रहा है जी कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको हम बहुत बार बताते आ रहे हैं कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। किसमें जी? तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस में, ठीक है। अवतल लेंस का फोकस दूरी हमने बताया है कि ऋणात्मक होती है। कैसा होती है जी? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होती है जी? धनात्मक होती है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग कैसे समझेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये देखिए, उत्तल लेंस हम यहाँ पे बना लेते हैं और इस उत्तल लेंस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है प्रकाश किरण जो है यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इस प्रकाश किरण जब यहाँ से आ रहा है तो क्या होगा जी? अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे प्रधान से किसी एक बिंदु पर मिलेगा तो ये जो है इधर फोकस बनेगा। यानी कि देखिए, प्रकाशीय केंद्र के दाहिने तरफ जो है फोकस बन रहा है। तो इसीलिए जो है दाहिने तरफ का जो दूरी होता है वो क्या होता है जी? पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो जाएगा जी? धनात्मक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझोगे, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस का फोकस जो होता है दाहिने तरफ होता है, राइट साइड में होता है, इसलिए यहाँ पे फोकस जो है धनात्मक होगा। वहीं अगर अवतल लेंस का बात करते हैं, ध्यान रखिए, अवतल लेंस का इसका फोकस किधर होता है जी? लेफ्ट साइड में होता है। ध्यान रखिए। तो लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ होता है। तो बाएं तरफ की सही दूरी क्या होती है जी? ऋणात्मक होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? अवतल लेंस यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, अवतल लेंस बोलते नहीं है। अवतल लेंस का जो है फोकस दूरी क्या होता है जी? ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 81 का जो है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है, तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, ध्यान रखिएगा। त्रिज्या नहीं, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा जी? वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा जी? वक्रता केंद्र होगा। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो मैंने कि होकर गुजरेगा, ध्यान रखिएगा, जो रेखा जो है किससे गुजरेगा जी? ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैसे जी? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मुख्य अक्ष जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा, यहाँ पे है मुख्य अक्ष। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑप्शन बी को जो है ध्यान से समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 83 नंबर सवाल पे चलते हैं। हम देखिए, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, ठीक है। यानी कि सूर्य के जो है प्रकाश के जो है संकेंद्रण करते हैं। क्या करते हैं जी? संकेंद्रण करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। सूर्य का प्रकाश करते हैं जी, एक जगह इकट्ठा करते हैं। ध्यान रखिए। तो एक जगह इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा ऊष्मा माने कि उत्पन्न होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा है, ठीक है, और ऊर्जा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा कि अगर सूर्य के प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करते हैं, संकेंद्रित करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ऐसी स्थिति में एक जगह प्रकाश इकट्ठा करने पर यहाँ पे ऊष्मा का जो है मान बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उस ऊष्मा के कारण जो है क्या जल उठेगा? जलने का मतलब दहन किस चीज का होगा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या जल उठेगा? तो यहाँ पे कागज दिया ऑप्शन में, पत्थर दिया, बालूकन दिया, लोहा का चूर्ण दिया है। तो आप लोगों को पता है कि है जो है पत्थर अज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि किसी भी हालत में जलने वाला नहीं है। बालूकन भी अज्वलनशील पदार्थ है, तो ये भी जलने वाला नहीं है। लोहा का चूर्ण भी क्या जी? अज्वलनशील है, तो ये भी जो है जलने वाला नहीं है। तो इसमें जलने वाला कौन सी है जी? कागज है। तो यहाँ पे कागज का हो जाएगा जी? जल उठेगा। अगर कागज पे जो है सूर्य का प्रकाश को संकेंद्रित कर देते हैं, ध्यान रखिए, कागज का हो जाएगा जल जाएगा। ध्यान रखिएगा। और आप लोग जो है इसको कई बार जो है जलाने का प्रयास भी किए होंगे या फिर जलाए भी होंगे, ठीक है। तो 83 का जो है क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप लोग सोचते होंगे औजार बक्स जो होती चुकी जो है प्रकाश करने की लेंस जो दिया होता है, ध्यान रखिएगा, उस लेंस से आप लोग जलाने का प्रयास करते हैं, तो उससे जो है जलने का प्रयास कीजिएगा तो जल तो जा सकता है, लेकिन बहुत देर तक इकट्ठा करना पड़ेगा। आप जो है बड़का जो है लेंस लाइए बाजार से खरीद करके और उसे जलाने का प्रयास कीजिए, बहुत जल्दी जल जाएगा, बहुत जल्दी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 83 का जो है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रयोग कर सकते हैं। बड़का जो है थोड़ा सा लेंस आप लोग खरीदना पड़ेगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप लोग चाहें तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
84 नंबर सवाल देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कौन सा दर्पण है जिससे क्या होगा जी, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो आपको पता है कि समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, ये सब जितना भी कंसेप्ट बता रहे हैं वो सब मैंने बोल रहे हैं कि आपको पता है, तो ये सब कहाँ बताएं जी? तो पार्ट 1 पार्ट 2 में बताएं। तो आप लोग अगर नहीं देखेंगे ना वीडियो तो वो सब जाके जरूर देखिएगा, तो आपको जो है बिल्कुल ये सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जो है यहीं से इस वीडियो को छोड़िए और जाइए पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखने के लिए आपको जो है एक क्वेश्चन जो है समझ में आने लगेगा, क्योंकि हम सारा कंसेप्ट जो है बता चुके हैं। अब इसमें केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना है, तो हम इसमें केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट जो है खत्म हो चुका है। एक आधू का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें नया इसमें मिलेगा, ध्यान रखिएगा, तो उसको जो है डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, लेकिन जो अब जितना कंसेप्ट बता दिए उसके लिए आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको जाकर के देखिए, एकदम आराम से मिलेगा, लाइन बाई लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तभी आप समझते हैं कौन सा दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो छोटा प्रतिबिंब बनाने वाला जो है कौन सा लेंस है, कौन सा दर्पण है? ठीक है, तो समतल दर्पण हमेशा जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, आपको पता है। अवतल दर्पण जो है ये बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है और छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, बराबर प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, यानी कि ई जो है सभी टाइप का जो है प्रतिबिंब बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है, छोटा भी प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो है ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आपको ये बात पता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 84 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा उत्तल दर्पण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं 85 नंबर में, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? आप लोग समझे, यहाँ पे वाहन आप लोग जो है गाड़ी चला रहे हैं, तो कैसा होगा कि अगर आपका फोकस जो है बहुत दूर तक ले जाए, यानी कि बहुत दूर तक आप देख पाए, तो आपको हमने बताया था पार्ट 2 वीडियो में कि अगर बहुत दूर तक आपको देखना है ना, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? अवतल दर्पण का। ठीक है, इसका संरचना कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे जो है बल्ब होता है। ठीक है, इस बल्ब से जो भी प्रकाश आएगा होगा जी, यहाँ से टकराएगा और यहाँ पर जो है प्रकाश का परावर्तन होगा और ये क्या हो जाएगा जी, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और इससे जो निकलेगा वो सब तो अइबे करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक जगह इकट्ठा होकर जो है बहुत दूर तक इसका प्रकाश जाता है, बहुत दूर तक ले जाता है, तो इसलिए इसका फोकस जो है सही रहता है। तो यहाँ पे वाहनों के अग्रदीप हो या टॉर्च हो, ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग किसका कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं जी? अवतल दर्पण का, क्योंकि ये फोकस एक जगह करता है, इकट्ठा कर देता है और यहाँ पे बहुत दूर तक प्रकाश को भेजता है, जिससे देखने में सहूलियत होती है। तो यहाँ पे 85 का हो जाएगा जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्या चीज कर रहा है? 86 नंबर सवाल को थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर, यानी कि जो है पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है, आप लोग जो है मैंने हैंडल जहाँ पे पकड़ते हैं ना, ठीक है, तो उसके जो है पास में देखिएगा 2 दर्पण दिया होता है। ठीक है, यानी कि शीशा ऐनक दिया होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें पीछे जो भी गाड़ी उड़ी आता है ना, तो उसका प्रतिबिंब उसमें बनता है और आप जो है देख करके चलाते हैं गाड़ी को, कि कोई पीछे से गाड़ी हो तो नहीं लेकर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वैसे आप लोगों में से कितने लोग गाड़ी चला लेते हैं? बाइक जो है कम से कम चला लेते हैं? ठीक है, थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिएगा। वैसे आप लोग को चलाने का अधिकार अभी नहीं प्राप्त है, 18 साल का हो जाएगा उसके बाद चलेगा तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई जो है सीख लिया हो तो थोड़ा सा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर हम बाइक चला लेते हैं, हम भी तो जाने कि मेरे विद्यार्थी कितने होनहार हैं। ठीक है, भले ही लीगल काम कर लेते हैं, 18 साल से नीचे ही में बाइक चला लेते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप जो है चलाते हैं कि नहीं चलाते, कितने होनहार हैं, हमें जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जी, वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने वाला जो दर्पण है, इसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो आप लोगों को पता होगा इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है जी? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा एक तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा के साथ साथ सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा के साथ साथ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिससे हमको जो है पीछे वाला जो बने कि ट्रंक अगर पीछे से आएगा ना जी, ध्यान रखिएगा, तो उस बड़का चुका ट्रंक को भी छोटा सा प्रतिबिंब बना के दिखा देगा कि ट्रंक आ रहा है। ठीक है, और साथ में सीधा बनाएगा तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और काल्पनिक बनाएगा दर्पण के पीछे बनाएगा तब भी आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो है स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। वहीं दर्पण के सामने अगर बनेगा तो आपको देखने में तकलीफ होगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या चीज, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं वाहनों के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 87 नंबर सवाल देख लीजिए, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र इसमें पूछ रहा है, तो आपको हमने बताया है कि दर्पण का सूत्र में क्या होता है जी, ये सब जो है पॉजिटिव होता है, 1/v + 1/u = 1/f होता है। वहीं अगर लेंस सूत्र का बात करें तो इसमें u जो है निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस ऑप्शन को देखिएगा, अगर लेंस सूत्र यहाँ पे पूछा होता है तो आप लोग फटाक देकर ऑप्शन बी को टिक आउट करके चले जाइए, लेकिन ऑप्शन जो है बी लेंस सूत्र नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी जो है लेंस सूत्र नहीं है। लेंस सूत्र क्या होता है? तो लेंस सूत्र में जो है u पॉजिटिव होता है, यानी कि वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। आपको ये बात हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो लेंस जो सूत्र होता है, लेंस
सूत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है जी 1/v और 1/u। यहाँ पे लेंस जो है ध्यान रखिएगा, लेंस का जो है माने वस्तु दूरी जो है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस सूत्र है और दर्पण सूत्र जो है 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। इसमें वस्तु दूरी पॉजिटिव होता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोनों के दोनों सूत्रों को, कोई कंफ्यूजन आपके पास होना नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे देखिए 88 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल दिया है। क्या दिया है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 88 नंबर दिया है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है, ठीक है। तब देखिए दो को पृष्ठ घिरा हुआ जो कोई पारदर्शी माध्यम है, कौन सा माध्यम है जी, पारदर्शी, यानी कि इसमें प्रकाश जो है आर पर कर सकता है, ठीक है। तो दो को पृष्ठ घिरा है और इसका दोनों पृष्ठ जो है गोलीय है, यानी कि दोनों का दोनों पृष्ठ का है जी गोलीय है। मान चले कि ऐसा ही गोल है, ध्यान रखिएगा। तो दो को पृष्ठ है, इसमें जो है पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है, यानी कि जो है प्रकाश आर पर जा सकता है। तो ये जो है कौची कहलाएगा जी, तो आप लोग सर इसमें जो है ये लेंस कहलाएगा। कहलाएगा जी लेंस कहलाएगा, वक्रता नहीं कहलाएगा, दर्पण नहीं कहलाएगा, क्योंकि दर्पण में जो है एक ही सतह होता है। कौन सतह होता है जी, एक सतह होता है, ध्यान रखिएगा। सतह एक होता है कि मतलब क्या होता है, परावर्तक सतह एक होता है। हम यहाँ पे कह रहे हैं परावर्तक सतह एक होता है, दर्पण में परावर्तक सतह कितना होता है जी, एक होता है। लेकिन लेंस में ध्यान रखिएगा, लेंस में जो है दो को वक्रता सतह होता है, ध्यान रखिए। वक्र सतह कितना होता है जी, दो को होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बीच में जो है पारदर्शी माध्यम भरा होता है, या फिर पूरा का पूरा पारदर्शी माध्यम से ही ये बना होता है, ध्यान रखिएगा। और ये वक्रित ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है ये आप लोग याद रखिएगा लेंस होगा, ठीक है, क्योंकि लेंस में जो है पारदर्शी माध्यम भरे जाते हैं। अब यहाँ पे 89 नंबर देख लीजिए, 89 नंबर कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि उत्तल लेंस जो है ए वाला है, ठीक है। और उत्तल लेंस क्या करता है जी कि प्रधान से समांतर जितना भी प्रकाश का किरण आएगा इसको क्या करता है जी, एक जगह इकट्ठा कर देगा, एक जगह क्या करेगा जी, इकट्ठा कर देगा, ध्यान रखिएगा। और इस क्रिया को, एक जगह इकट्ठा करने क्रिया को हम लोग बोलते हैं अभिसारी क्रिया। कौन सा क्रिया बोलते हैं जी, अभिसारी क्रिया बोलते हैं। आप लोग को ये बात पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभिसारी क्रिया इसको बोलते हैं, और अभिसारी क्रिया का जो है होने की वजह से इस उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे जी, हम लोग अभिसारी लेंस बोलेंगे। कौन सा लेंस बोलेंगे जी, अभिसारी लेंस बोलेंगे, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं जी, अभिसारी लेंस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अवतल लेंस को बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के किरण को एक जगह फैला देता है। क्या करता है जी, फैला देता है। तो यहाँ पे अपसारी लेंस को किसको बोलते हैं जी, अवतल लेंस को बोलते हैं। अब हम समझते हैं लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो देखिए लेंस में दो जो है वक्रता यानी कि होता है, वक्र सतह कितना होता है जी, दो होता है। दो क्या होता है जी, वक्र सतह होता है, इसलिए दो जो है पे वक्रता केंद्र होता है। आप लोग को ये बात हमने समझाया था पिछले वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में समझाया था। तो आप लोग जा करके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, ठीक है। डायरेक्ट पार्ट 3 को मत देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, फिर जो है आपको ये सब क्वेश्चन जो है लूलू पॉप लगेगा, एकदम आप आगे आगे बनाते जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है जरूर उसको देख लीजिएगा दोनों पार्ट को, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। अब यहाँ पे चलते हैं 91 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु, देखिए यहाँ पे एक लेंस बना लेते हैं, इसका केंद्रीय बिंदु यानी कि यहाँ पे जो है बीच में जो बिंदु होता है, देखिए ये एक्चुअल में प्रधान अक्ष पर ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं जी, हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। तो 91 का हो जाएगा जी, तो 91 का आप लोग का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो क्या मारेंगे जी, आप लोग ऑप्शन जो है बी मार देंगे ऑप्शन, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे समझते हैं 92 नंबर सवाल, किसको समझते हैं जी, 92 नंबर। अच्छा, वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, तो देखिए ये जो गोलीय लेंस होता है, जिस भी माने कि यहाँ पे देखिए दो सतह है, तो जौन सतह जो है वक्रित होता है, ध्यान रखिए, उस गोले का जो केंद्र होता है वही यहाँ पे वक्रता केंद्र कहलाता है। अच्छा, द्वारक केंद्र किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए द्वारक का जो है दर्पण का जो लेंस का जो चौड़ाई है उसके केंद्र का बोलेंगे जी, हम लोग द्वारक केंद्र बोलेंगे। अक्ष केंद्र किसको बोलते हैं, ध्यान रखिए, तो अक्ष केंद्र नाम का तो ऐसा यानी कि द्वारक केंद्र और अक्ष केंद्र जो है मैंने कि फिलहाल समझिए कि होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे परिभाषा बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात है लेंस के बारे में बात कर रहा है, लेंस के बारे में बात करता है। लेंस के केंद्र बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये बात आप लोग परीक्षा में कर रहे, किताब में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। 92 नंबर सवाल देख लीजिए कि जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है तो क्या होता है। तो कोई लेंस पर जो है, कोई भी लेंस, एक मिनट, ऑप्शन देखिए थोड़ा सा ध्यान से। कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न हो लगता है, ए और बी दोनों, ठीक है। तो हमें जहां तक लगता है कि इस जो सवाल का आंसर जो दिया होगा ऑप्शन सी दिया होगा। क्या दिया होगा जी, ऑप्शन सी दिया होगा। कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है, लेकिन ये स्थिति तभी हो सकता है जब हम लोग उत्तल लेंस को रखेंगे। कौन सा लेंस को रखेंगे जी, उत्तल लेंस को रखेंगे। यहाँ पे कागज है, ध्यान रखिएगा, इस उत्तल लेंस को यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। और जब प्रकाश किरण समांतर इस पर आता है, प्रकाश किरण क्या आएगा जी, समांतर अगर इस पर आता है, ध्यान रखिएगा, तो ये प्रकाश किरण को एक जगह क्या करेगा जी, इकट्ठा कर देगा। प्रकाश किरण को एक जगह इकट्ठा करेगा कौन, उत्तल लेंस, क्योंकि इसका काम होता है एक जगह इकट्ठा करना, ध्यान रखिएगा। प्रकाश किरण क्या करेगा जी, एक जगह इकट्ठा करेगा, यानी कि ये जो है अभिसारी क्रिया दिखाएगा।
और एक जगह जब इकट्ठा होगा तभी ऐसा हो सकता है कि कागज सुलगेगा या फिर धनकेगा या फिर जलेगा या फिर धुआं उत्पन्न होगा। तो ए और बी दोनों की प्रक्रिया तभी हो सकती है जहाँ पे क्या करेंगे, जो उत्तल लेंस रखेंगे तो यहाँ पे किसी लेंस नहीं, यहाँ पे उत्तल लेंस लगाना चाहिए। ध्यान रखिए, जब किसी उत्तल लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है तो क्या होने लगता है, ठीक है, क्या होता है, तो ऑप्शन जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। कागज सुलगने भी लगता है, धुआं भी उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जी, ये जो है प्रकाश से किरण को इकट्ठा कर देगा। अब यहाँ पे एक और चीज सुधार सकता है, यहाँ पे सूर्य का समांतर किरण जो है माने सूर्य का प्रकाश अगर आपतित होता है तो और ज्यादा माने कि बेस्ट हो जाएगा इस सवाल का माने कि भाषा, ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है जी, ऊर्जा होता है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी प्रकाश में ऊर्जा नहीं होता है, बाकी प्रकाश में भी ऊर्जा होता है, लेकिन सूर्य का अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक तरह से सही भी है, लेकिन सूर्य का प्रकाश अगर लगा देता तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं, ठीक है। तो 92 नंबर का ऑप्शन सी याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे सुधार लीजिएगा उत्तल लेंस पर, ठीक है, कौन सा लेंस पर जी, उत्तल लेंस पर, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। 93 में देखिए लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो आप लोगों को बता चुके हैं लेंस में जो है 2 गो वक्रता केंद्र होगा, 2 गो फोकस होगा, 2 गो सतह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको लिखवा देते हैं लेंस में क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लेंस में देखिए 2 गो का होगा जी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कितना होगा जी, 2 गो होगा। हम थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लेते हैं इसको, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र कितना होगा, वक्रता केंद्र, ठीक है, तो वक्रता केंद्र 2 गो। फोकस कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर फोकस जो है 2 गो होगा, ठीक है। वक्र सतह कितना होगा, वक्र सतह कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 2 को होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें 2-2 को होती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है याद रखना, ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। 94 सवाल देख लेते हैं, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का जो ए सही मात्रक होता है वो होता है डायऑप्टर होता है, क्या होता है जी, डायऑप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं जी, डायऑप्टर बोलते हैं। और लेंस की क्षमता का जो है पी का जो सूत्र होता है वो 1/f होता है, यानी कि लेंस की क्षमता किसी भी लेंस की क्षमता जो होती है उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एफ जो है हमेशा मीटर में होता है, किस में होता है जी, मीटर में। एफ का इस मात्रा क्या होता है जी, मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मीटर में रखेंगे। एफ होता है फोकस दूरी, इसका जो है मापते किस में जी, मीटर मापते हैं। जब लेंस का क्षमता निकालते हैं तभी इसका मान जो है डायऑप्टर में आता है। तो 94 नंबर का जो है ऑप्शन जो है ए याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे जो है 95 नंबर सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है यानी कि पी का जो मान होता है, ध्यान रखिएगा, वो देखिए 1/f होता है। और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो होता है पॉजिटिव, क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। तो एक भी पॉजिटिव है और यहाँ पे फोकस दूरी का चीज, फोकस दूरी भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है जी, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी एफ जो होता है वो धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि राइट साइड में होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी किधर होता है जी, राइट साइड में होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए धनात्मक है। तो प्लस से भाग देने तक होगा जी, प्लस होगा, यानी कि इसका जो है क्षमता कितना निकलेगा जी, प्लस में ही निकलेगा। जितना भी मीटर यहाँ पे फोकस दूरी हो उसके हिसाब से निकालेंगे तो प्लस में ही निकलेगा, यानी कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होगा वो धनात्मक होगा। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, क्षमता भी धनात्मक। यहाँ पे लिख लेते हैं फोकस दूरी धनात्मक, इसको याद कर जाइएगा, ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी भी धनात्मक, ठीक है, और क्षमता भी क्या चीज होगा जी, क्षमता भी धनात्मक होगा, किसका, उत्तल लेंस का। तो आप लोग ये सब कंसेप्ट जो है अब याद करते चले, क्योंकि आपको हम समझा दिए पार्ट 1 पार्ट 2 में तो समझा दिए, पूरा बढ़िया से समझाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए और याद कर जाइए, अगर याद वहां पे नहीं हुआ हो तो। उसी तरह से कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है जी, यहाँ पे अवतल लेंस की जो ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है जी, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इसलिए क्षमता भी क्या हो जाएगा जी, क्षमता भी इसका जो है ऋणात्मक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एफ ही डिपेंड कर जाएगा क्षमता, और एफ जब माइनस में होगा तो प्लस में माइनस से भाग देंगे तो माइनस ही प्राप्त होगा, यानी कि ए भी अवतल लेंस का क्षमता क्या होगा जी, ऋणात्मक होगा, ध्यान रखिएगा। तो उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक। तो ये आप लोग जो है बात आराम से याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है और आप लोग को याद रखना भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 97 नंबर सवाल पे चले आते हैं। कह रहा है कि प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश गमन किस में करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। लेकिन आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर प्रकाश जो है सीधा ही क्यों जाता है। जैसे यहाँ पे चले मान क्या चीज़, प्रकाश जो ऐसे जा रहा था, बीच में कौन आ गया तो क्या करता, मुड़ जाता, फिर जो है जाता, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं करता प्रकाश, प्रकाश एकदम सीधे क्यों जाता है, एकदम सोए देना सीधे क्यों जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका आंसर जो है ध्यान रखना, हम कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से जो है कमेंट कीजिए कि आखिर प्रकाश जो है सीधा रेखा में ही क्यों गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं गमन करता है, ठीक है। जवाब पता है तो जरूर कीजिए, माने कि जरूर जो है कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है
ठीक है, नहीं पता है तो यार सर्च कीजिए, थोड़ा सा खोजिए, ढूंढिए, मिलेगा आपको जवाब। ठीक है, ध्यान रखिए, आज जब मिलेगा तो आगे कमेंट जरूर कीजिएगा। 58 नंबर देखिए, यहाँ पे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी कितना है जी, 20 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण का फोकस किधर होता है जी, तो अवतल दर्पण, लेंस नहीं है, क्या चाहिए, दर्पण है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अवतल दर्पण हम बना लेते हैं, इसका फोकस जो होगा इधर होगा कहीं पे। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका दूरी कितना दिया जी, 20 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो वस्तु हम लोग जानते हैं कि ध्रुव से लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, तो 20 से ज्यादा यानी कि 30 पर रखा गया, यानी कि वस्तु जो है कितना दूरी पर रखा गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, ध्यान रखिए, वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये सब सेंटीमीटर में दिया है। यानी कि अगर सवाल में देखें तो ध्यान से, तो यहाँ पे एफ का मान जो है 20 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे भी का जो मान दिया, बी नहीं, यू, यू कैसे जी, यू, क्योंकि वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यू का जो मान दिया है वो दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों का दोनों जो है लेफ्ट साइड में ही, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, माइनस लगा देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड की जो सभी दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है, आपको हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों जो है ये माइनस में होगा। तो सवाल का पूछ रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि यहाँ पे भी का स्थिति पूछ रहा है, यानी कि क्या चीज, वस्तु दूरी पर प्रतिबिंब दूरी जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे दर्पण है, कौन सी जी, दर्पण है। तो लगे कौन सी जी, दर्पण सूत्र लगेगा। यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाएंगे तो 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। यही ना दर्पण सूत्र होता है जी, आप लोगों ने, जी सर एकदम यही होता है। 1/ यहाँ पे भी का मान जो है हम लोग को निकालना है, प्लस 1/u, यू का जो मान है माइनस में 30 है, तो यहाँ पे माइनस में 30 रख लेंगे। एफ का मान क्या है, तो एफ का मान जो है माइनस में 20 है, एक क्या चीज हो जाए, यहाँ पे 1/-20 हो जाएगा। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/-20। ठीक है, माइनस में देखिए प्लस माइनस जो है क्या चीज होगा जी, यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस वाला पद उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो यानी कि 1/ जो है 30 हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा जी, है 30-20 का लघुत्तम जो होगा 60 होगा। ठीक है, 30-20 का लघुत्तम क्या होगा जी, 60 है। 20×3 = 30, तो 1×3 हो जाएगा, ध्यान रखिए। माइनस में तो माइनस लगा लेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखो 30 दूना के 60, तो यहाँ पे 1 दूना के 2, तो माइनस में 3 और यहाँ पे प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस का 1/60 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 1/ जो भी का मान निकला वो माइनस में 1/60 निकला, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे भी का जो मान निकलेगा वो माइनस का 60 निकल जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखिएगा, वो दर्पण से लेफ्ट साइड में ही कहीं पे जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। लेफ्ट साइड में ही क्या करेगा जी, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जिधर वस्तु रखा गया है उधर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, दर्पण से 60 सेंटीमीटर, 50 वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या चीज, दर्पण की ओर, क्या चीज, दर्पण, फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए पहले बढ़िया से, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर, जी हाँ वस्तु की ही ओर, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, 50 वाला तो होगा नहीं करेगा, 60 वाला देखते हैं। दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ओर, ठीक है, दर्पण की ओर, दर्पण की ओर, ये तो हमको शब्द स्पष्ट नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। वस्तु की ओर ही होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वस्तु जिधर है उधर प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी, माइनस में 60 सेंटीमीटर, तो माइनस का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग इसे टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भाषा जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है, दर्पण की ओर का मतलब क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए 99 नंबर, क्या चीज कह रहा है जी, 99 नंबर देखिए क्या कह रहा है जी, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है। कितना सेंटीमीटर बनता है जी, 40 सेंटीमीटर पर बनता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी इसके बारे में पूछा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी इसके बारे में पूछा हुआ है। तो सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अवतल दर्पण के सामने जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने है, यानी कि यू का जो मान है वो प्लस में 30 सेंटीमीटर, भले प्लस कह रहा है, वस्तु दूरी क्या होगा जी, ऋणात्मक होगा, ध्यान रखिएगा। तो माइनस में तो है 30 सेंटीमीटर होगा, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, तो यू का मान जो है -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि दाहिने तरफ बनता है, ध्यान रखिए 40 सेंटीमीटर बनता है। तो इसका मतलब जो है माने कि जो प्रतिबिंब दूरी है वो प्लस में हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दर्पण का जो है पीछे बन रहा है, दर्पण कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब जो है दाहिने तरफ दूरी है, दाहिने तरफ दूरी है तो धनात्मक होगा, तो यहाँ पर धनात्मक ले लिए। तो दर्पण का फोकस पूछ रहा है, एफ का मान पूछा है, तो आपको पता है कि 1/f का वैल्यू क्या होगा जी, दर्पण का बात कर रहा है तो दर्पण का बात कर रहा है तो क्या करेंगे जी, 1/f के लिए जो है दर्पण सूत्र लगाएंगे, तो 1/v आप प्लस में 1/u लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1/v का मान जो है कितना है जी, 40 है प्लस में, ठीक है,
प्लस यहाँ पे 1 बटा में यू का मान कितना है माइनस में 30 है, तो यहाँ पे माइनस में 30 लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 और 30 का लघुत्तम कितना होगा जी, तो 120 हो जाएगा। 40 30 का लघुत्तम 120 होगा। 40 3 120 होता है तो 1 3 हो जाएगा। भाई प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस यहाँ पे लगा लेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 30 चौका 120, तो 1 चौका कितना होगा जी 4 होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे -1 दिखाई दे रहा है और बटा में 120 हो रहा है। तो यहाँ पे निकाल लिया आप लोग 1 बटा f का वैल्यू कितना निकला, माइनस में 1 बटा में 120 निकला है। ठीक है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे f का मान जो है 120 माइनस में प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे फोकस दूरी जो होगा वो लेफ्ट साइड में ही होगा 120 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर, प्लस माइनस का लोचा तो दिया ही नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो 99 का हो जाए ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अच्छा, बिना चिन्ह परिपाटी का यूज किए ये सब सवाल को मत बनाइएगा। बिना चिन्ह परिपाटी का यूज किए आप लोग को ये सवाल सब नहीं बनाना है, वरना आपका जो कैलकुलेशन सीधे सीधे गलत हो जाएगा, हो सकता है कि आंसर भी ना आए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का यूज करते हुए ही इस सब सवाल को बनाना है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा से। 100 नंबर सवाल देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का जो मान है वो 20 सेंटीमीटर है। आर का मान कितना है जी, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी ये बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर का मान इतना है, तो एफ का मान क्या होगा, देखिए छोटका प्राप्त करना है तो एफ का मान होगा यहाँ पे r/2 प्राप्त होगा। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है जी, एफ बराबर r/2 होता है। आर का मान जो है 20 सेंटीमीटर देगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को आर मानते हैं और आर का मान जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बटा में हम लोग 2 करेंगे, तो 20 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी, आप लोग कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोकस दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 20 का आधा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस क्या होता है जी, त्रिज्या की आधी होती है, ये बात आप लोग को याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग सवाल चलते हैं 101 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान वस्तु और यहाँ पे इनमें से सभी। तो यहाँ पे किरण पुंज तो नहीं हो सकता, सबसे पहले यहाँ पे छांट दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब इनमें से सभी भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो इनमें से सभी भी ऑप्शन नहीं होगा। बच गया यहाँ पे 2 गो। तो यहाँ पे वस्तु के बारे में जिक्र किया, किसके बारे में जिक्र किया जी, वस्तु के बारे में जिक्र किया, तो यहाँ पे दीप्तिमान वस्तु ही लगाएंगे। ठीक है, तो जिस अनेक वस्तु से प्रकाश किरण उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं जी, हम लोग दीप्तिमान वस्तु बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है 101 का जो है ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देना है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। लेकिन प्रकाश स्रोत भी एक माने कि जो देखिए जो भी वस्तु से प्रकाश जो है माने कि क्या होता है जी, प्रकाश एक स्रोत का काम करते हैं, रखिए, तो उसको हम लोग प्रकाश स्रोत भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। ठीक है, रखिए, दोनों हो सकता है। तो ज्यादा हमको सही आंसर लग रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, अगर ऑप्शन में यहाँ पे प्रकाश स्रोत नहीं दे आपके परीक्षा में, अगर प्रकाश स्रोत आपके परीक्षा में ऑप्शन में नहीं दे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे दीप्तिमान वस्तु एकदम बिल्कुल सही आंसर है और इसी को टिक आउट कीजिएगा। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन दे रहा है तो हमारे हिसाब से देखिए दोनों ऑप्शन जो है सही है। तो जॉन पहले आता है तौना को हम लोग टिक आउट करते हैं। तो पहले ए आता है कि पहले सी आता है, तो पहले ए आता है तो पहले ए को ही आप लोग टिक आउट करेंगे। लेकिन ये जो है पूरा सही नहीं है, पूरा सही जो है दीप्तिमान वस्तु ही होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक आउट कर रहे हैं। परीक्षा में अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर मान कि दोनों ऑप्शन में अगर दे देता है, दोनों अगर शब्द जो है ऑप्शन में देता है तो जॉन पहले आएगा तो उन्हें को टिक आउट कीजिएगा, यानी कि ए को ही टिक आउट कीजिएगा। अगर है प्रकाश स्रोत ऑप्शन में नहीं देता है, खाली दीप्तिमान वस्तु देता है, तो आप लोग दीप्तिमान वस्तु ही टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि यही बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर है। ठीक है, तो 101 का जो है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर इस सवाल में मैंने कि नहीं दे ऑप्शन में, तो अब इसको कंफर्म टिक आउट करना है। अगर दोनों देता है तो क्या कहिएगा जी, देखिएगा कौन पहले दे रहा है, दीप्तिमान पहले दे रहा है कि प्रकाश स्रोत पहले दे रहा है। ठीक है, जॉन पहले देगा उसी को आप लोग टिक आउट कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 102 नंबर देखते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं जी, प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन कौन सा याद रखिएगा जी, ऑप्शन जो है 2 याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग को याद रखना है, किरण पुंज। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझेंगे, यानी कि प्रकाश का जो है जहाँ पे समूह पूरा पाया जाता है, ध्यान रखिए, जो भी समूह प्रकाश का बनता है, ठीक है, किरणों का जो है समूह बनता है, उसको किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो है 3 टाइप का होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तो तीनों प्रकार को भी आप लोग को याद रखना है। कह रहा है कि यहाँ पे प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश से किरण का पथ दर्शाना है, ध्यान रखिए, तो उसको क्या कहते हैं जी, तो हम लोग कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं जी, किरण आरेख कहते हैं। किरण पुंज नहीं कहते, फोकस नहीं कहते, सभी तो होकवे नहीं करेगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए टिक आउट कीजिएगा। यहाँ पे 104 नंबर देख लेते हैं। आवर्धन का ए से मात्रक होता है, आवर्धन का सूत्र होता है एम, और एम का मतलब होता है H2/H1 होता है। दोनों जो है लंबाई है, दोनों क्या है जी, लंबाई है। तो लंबाई का मात्रक से लंबाई का मात्रक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी, मात्रक विहीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी होगा। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। 1 जो मीटर है ये हो सकता है लेंस की क्षमता का मात्रक, आवर्धन का मात्रक नहीं, ये क्षमता का मात्रक हो सकता है, लेकिन क्षमता का ऐसे मात्रक जो है डायफ्टर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और डायफ्टर ऑप्शन में दिया तो डायफ्टर ही आप लोग टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। तो इसको जो है 1 मीटर जो है हो सकता है, लेकिन 1 मीटर को ही डायफ्टर बोला जाता है, तो डायफ्टर जो है ज़्यादा सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 104 का फिलहाल ऑप्शन जो है डी याद रखिए, क्योंकि इसमें कोई मात्रक होने वाला नहीं है। और इस सब चीज़ का जो है चर्चा जितना भी अभी तक बताया ना, सबका चर्चा जो है पहले कर चुके हैं। 1 नंबर से लेकर के 80 नंबर तक जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें कर चुके हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इसमें केवल रिवीजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 105 नंबर देखते हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उत्तल दर्पण है उसके सामने एक वस्तु को रखा गया है, तो जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और क्या बनाता है जी, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और साथ में सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये तीनों खासियत आपको हमने याद करवाया हुआ था, तो आप लोग जो है तीनों बात को याद रखिएगा। उत्तल दर्पण के सामने जो वस्तु को रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो उसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा जी, काल्पनिक होगा, छोटा होगा, सीधा होगा। तो 105 का जो है ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 106 नंबर। हमारा किसी लेंस की जो क्षमता है वो -2 डायफ्टर है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता है, फोकस दूरी निकालता है। आप लोगों को पता है कि एफ का जो सूत्र बताए थे वो 1/P होता है। अगर P निकालना तो 1/F होता है, अगर F निकालना तो 1/P होता है। ये दोनों जो है सूत्र हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे P का मान कितना दिया जाए, कि क्षमता को P से सूचित करते हैं, तो P का मान दिया है -2 डायफ्टर। तो यहाँ पे लिख लेंगे -2 डायफ्टर लिख लेंगे। प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, ध्यान रखिए। और डायफ्टर जब ऊपर जाएगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी समझिए कि फोकस का जो है ऐसे मात्रक क्या होता है जी, फोकस दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है। तो माइनस जो है 0.5 मीटर हो जाएगा। तो माइनस में 0.5 मीटर ऑप्शन डी में है। यहाँ पे जो है सेंटीमीटर में दिया है, किस में दिया है, सेंटीमीटर में। हाई जो है प्लस वाला तो होकबे नहीं करेगा, तो माइनस में 0.5 मीटर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 106 का हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है डी टिक आउट कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे 107 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है हीरा का होता है। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है जी, तो 2.42 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। इसको आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो आप सभी लोग को पता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, कितना बार बता चुके हैं, अब तो इससे यानी कि याद हो गया होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 109 नंबर सवाल देख लेते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत हो, सीधा होने के होता है तो वह दर्पण होता है। तो दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। हमेशा क्या बनता है जी, सीधा बनता है। तो सीधा बनाने वाले जो है दुइगो दर्पण है, एगो उत्तल दर्पण है और एगो समतल दर्पण है। कौन चीज जी, समतल दर्पण है, ध्यान रखिएगा। ये दूगो दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि समान प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है समान बनाता है, लेकिन बनाता तो है दोनों का दोनों सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दोनों का दोनों कैसा प्रतिबिंब बनाता है जी, सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। आपको ये बात याद होगा। तो चलिए अब ऑप्शन पे विचार करते हैं, ऑप्शन क्या कहता है। यहाँ पे केवल समतल नहीं, केवल समतल तो नहीं, उत्तल भी है। केवल उत्तल नहीं, समतल भी है। केवल अवतल नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पे या तो समतल या अथवा क्या चीज उत्तल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। तो समतल हो सकता है, नहीं तो उत्तल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर छोटा प्रतिबिंब कहता, सीधा और छोटा कहता तो उत्तल खाली टिक आउट करते, अगर सीधा और बराबर कहता तो खाली समतल टिक आउट करते, ध्यान रखिए। तो ये दोनों में जो है अंतर हो जाता है। अब यहाँ पे 110 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लीजिए। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा, तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक उसमें होगा जिसका जो है घनत्व बहुत कम होगा, जिसका घनत्व जो है सबसे कम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसका घनत्व जो है सबसे कम होगा, ध्यान रखिएगा, उसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रकाश का वेग क्या होगा जी, प्रकाश का वेग अधिक, ठीक है। अगर माने कि घनत्व जो है कम तो प्रकाश का वेग क्या चाहिए होगा जी, अधिक होगा। तो यहाँ पे चारों में देखिए सबसे ज्यादा घन, सबसे कम घनत्व किसका होगा जी, तो निर्वात का होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। निर्वात का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं तो घनत्व वहाँ पे 0 हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। और घनत्व 0 होगा तो इस प्रकाश का वेग जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। प्रकाश का वेग क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। चाल जो है सही शब्द नहीं होता, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का वेग होता है, क्योंकि प्रकाश सीधी दूरी में, माने कि सीधी दूरी जो है तय करती है। तो सीधी दूरी तय करने वाले जो है माने कि होता है, तो उसका जो चाल मापते हैं ना, ध्यान रखिएगा, तो
तो उसको एक स्पेशल नाम देते हैं वेग, ठीक है, चाल नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, वेग कहते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पे प्रकाश का वेग जो है सबसे ज्यादा सही वर्ड है। तो यहाँ पे 110 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है डी टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे निर्वात में क्या होता है जी, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। और इसका वेग कितना होता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या होता है प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये निर्वात में बात कर रहे हैं या फिर वायु में बात कर रहे हैं, ठीक है। वायु या निर्वात में दोनों में जो है लगभग सेम जो है माने कि वेग होता है प्रकाश का। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग कितना नंबर पे जी, 11 नंबर सवाल पे चलते हैं। और ये सवाल आप लोग यार बहुत पहले से पढ़े होंगे। तैलीय कागज कैसा होता है, तो आप लोग याद रखना है कि पारभाषक होता है। कहने का मतलब तैलीय कागज से तैलीय कागज के कुछ हिस्सों से प्रकाश आर पार हो जाता है और कुछ हिस्सों से क्या होता है जी, प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यानी कि ध्यान रखिए पारभाषक होता है। पारदर्शक किसे कहते हैं जी, जब प्रकाश का किरण जो है पूरा का पूरा पार हो जाए, उससे उस पदार्थ से क्या हो जाए, प्रकाश का किरण पूरा पूरा पार होके, तो यहाँ पे पारदर्शक कहेंगे, ध्यान रखिए। अपारदर्शक किसे कहेंगे जी, तो यहाँ पे जो है प्रकाश का जो अपने कण है, ध्यान रखिए ऊपर प्रकाश का कण है, जब प्रकाश जो है उस माध्यम से जो है पार हो ही नहीं पाए, ठीक है, यानी कि आर पार नहीं हो पाए, तो उसका क्या बोलेंगे जी, अपारदर्शक बोलेंगे। जैसे अपारदर्शक का मतलब आपका दीवाल हो गया, दीवाल के आप दूसरे तरफ को चीजों को देख नहीं सकते, तो अपारदर्शक वस्तु हो गया। दीवाल क्या हो गया जी, अपारदर्शक हो गया। पारदर्शक में क्या आ गया जी, जैसे पारदर्शक में आप लोग जो है हवा को देख सकते हैं, हवा के आर पर जो है जो भी वस्तु होता है वो दिखाई देता है, तो हवा क्या हुआ जी, पारदर्शक हुआ, ठीक है। एक जो है उजला कलर का माने कि पतला पॉलीथीन आप लोग देखिएगा तो भी क्या होता है, पारदर्शक होता है, क्योंकि उसे आर पर में आप लोग देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। परभाषक उसे कहते हैं जिसमें क्या चीज, कुछ हिस्सा प्रकाश का माने कि आर पर होता है और कुछ हिस्सा आर पर नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं जी, परभाषक बोलते हैं। तो ऐसा जो है तैलीय कागज वाला माने कि आ जाएगा, ठीक है। तैलीय कागज जो है परभाषक का काम करता है, यानी कि इससे कुछ हिस्सा जो है प्रकाश माने कि आर पर होगा, कुछ जो है प्रकाश आर पर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 112 नंबर देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आपको हमने समझाया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है जी, अनंत होती है। ये पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था और आप लोगों ने याद रखा भी होगा। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है जी, अनंत होता है। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए। यहाँ पे 113 नंबर सवाल देख लेते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, ठीक है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में जो है वस्तु को कहाँ रखना है ताकि जो है प्रतिबिंब कैसा हो जाए, उल्टा भी बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। तो देखिए अवतल दर्पण समान आकार का अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखना पड़ेगा जी, वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, तो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, इधर क्या होगा जी, अनंत हो गया। तो यहाँ पे चौथा नंबर कंडीशन होता है वक्रता केंद्र वाला, जिसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है और जितना बार का वस्तु होता है उतना ही बार का जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिए। तो ये वाला जो है चौथा नंबर कंडीशन था, आप लोग को बताए हैं हम, ठीक है। तो चौथा नंबर कंडीशन यानी कि वक्रता केंद्र पर जब आने की वस्तु को रखेंगे तो उस समय जो है वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और साथ में वस्तु के बराबर बनता है, यानी कि ये सारी खासियत जो है उसमें होती है। तो वक्रता केंद्र ही सबसे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव पर जो है प्रकाश ध्रुव पर जो है वस्तु को नहीं रखते हैं, ध्यान रखिए, ध्रुव पर किसी वस्तु को नहीं रखा जाता है। अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, आप फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। तो जब फोकस पर रखते हैं तो अनंत वाला प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है और जब अनंत पर रखते हैं तो फोकस वाला प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकता, हमको समान आकार का जो है प्रतिबिंब चाहिए। तो यहाँ पे 113 नंबर का ऑप्शन याद रखिएगा जी, ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 114 नंबर सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है तो क्या होगा जी, उत्तल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है, ह्रासित यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। ह्रासित मतलब कहता है छोटा प्रतिबिंब होता है, ध्यान रखिए। तो आप लोग यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा, छोटा ह्रासित एवं छोटा प्रतिबिंब, ठीक है। हम काहे स्पष्ट रूप से नहीं लिख रहे हैं जी, गजब हाल है। यहाँ पे हम छोटा थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेते हैं, आपको जो है दिखाई दे, ठीक है, छोटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए उत्तल दर्पण जो है उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, उत्तल दर्पण जो है आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, वस्तु से बड़ा तो प्रतिबिंब नहीं बनाएगा उत्तल दर्पण कभी भी, ठीक है। तो इस ऑप्शन को ऐसे ही छांट लीजिएगा। 115 सवाल देख लीजिए। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता? तो जो पदार्थ जो है अपारदर्शी होगा, जो पदार्थ अपारदर्शी होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा जी, अपारदर्शी होगा, जिसके आर पर हम नहीं देख सकते, वैसे वस्तु का प्रयोग नहीं किया सकता। क्या जल के आर पर नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। कांच का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन पीतल के आर पर देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकता। पीतल क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे
यानी कि इसका जो है प्रयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर लेंस में इसका प्रयोग कर दिए तो आर पर देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाएगा। जब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता लेंस की भांति काम नहीं करेगा, क्योंकि लेंस का मेन काम है प्रकाश का अपवर्तन कराना। ठीक है, तो यहाँ पे 115 का जो है ऑप्शन जो है आप लोग सी टिक आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 106 और सवाल देख लेते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि छोटका एफ का जो मान दिया है वो +20 दिया है, तो यहाँ गोलीय दर्पण कैसा है, तो देखिए फोकस दूरी यहाँ पे धनात्मक है। धनात्मक फोकस दूरी का मतलब जो है दाहिने तरफ इसका फोकस है, और दाहिने तरफ फोकस किसका होता है जी, तो आप लोगों सर उत्तल का होता है। किसका होता है जी, उत्तल दर्पण का होता है, ध्यान रखिए, जो कि प्रकाश किरण को छितरा देता है। आप समांतर आएगा तो क्या करेगा, छितराएगा, और ये ऐसा लगेगा कैसे जी कि एक बिंदु से आ रहा है, यानी कि दाहिने तरफ जो है फोकस होता है तो सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण का होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण जो है टिक आउट करेंगे। ठीक है, अवतल का जो है ऋणात्मक होता है। अवतल का फोकस कैसा होता है, कैसा होता है जी, ऋणात्मक होता है। यहाँ पे दर्पण का बात करें तो अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का जो है फोकस दूरी का होता है जी, ऋणात्मक होता है। ठीक है, समतलोत्तल कोई दर्पण होता ही नहीं, कोई भी गोलीय दर्पण समतलोत्तल टाइप का नहीं होता है। समतल और क्या चीज, समतल और उत्तल दोनों जो है दर्पण कोई नहीं होता है। ठीक है, तो रखिए, तो यहाँ पे 106 का जो है ऑप्शन जो है ए आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। समतलोत्तल जो है वो लेंस में होता है, दर्पण में नहीं होता है। समतलोत्तल दर्पण में ना होकर कहाँ होता है जी, लेंस में होता है। बात यहाँ पे दर्पण का किया है। अब यहाँ पे 117 सवाल को देख लीजिए, कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण है। तो तालाब का जो जल होता है वो कम गहरा दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, उसमें भी देखिएगा मछली जो होती है वो वास्तविक की बात करें, ठीक है, वास्तव में वो जो है नीचे होती है लेकिन ऊपर उठा हुआ दिखाई देती है। ठीक है, पानी में आप लोग सिक्का डालिए, देखिए सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। उसी तरह से जो है तालाब का जो जल होता है वो कम गहरा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 118 नंबर देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आप लोगों को पता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का होता है जी, ऋणात्मक होती है, बहुत बार बता दिए। धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है जी, उत्तल दर्पण का होता है। कौन सा दर्पण का होता है जी, उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है। यहाँ पे 119 सवाल देख लीजिए, किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा सूत्र होगा, तो आपको पता है कि r बराबर क्या होता है जी, 2f होता है। ये भी हमने बहुत बार चर्चा कर लिया है, इसीलिए कह रहे हैं कि बस रिवीजन है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सवाल जो है आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए 120 नंबर, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या जो है 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए, यानी कि त्रिज्या के अनुसार जो है आपतित अगर प्रकाश कराते हैं तो यह कैसा व्यवहार करेगा, तो यहाँ पे त्रिज्या के अनुसार आपतित कराना है। तो त्रिज्या जो है इधर अगर रखते हैं, कैसे कि इधर से लेफ्ट साइड से ही प्रकाश हम लोग को गुजारना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो त्रिज्या अगर इधर रखते हैं तो यहाँ पे देखिए आंतरिक जो है मैंने कि त्रिज्या जो है दिया है 19.8 दिया है। अब बाहरी त्रिज्या जो दिया कितना दिया जी, बाहरी त्रिज्या जो दिया है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर का जो है मोटाई है, इसका 0.2 सेंटीमीटर का है जी मोटाई है। तो ये जो है लेंस मैंने कि किस तरह से व्यवहार करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए अंदर से जो है क्या चाहिए जी, अवतल टाइप का है, तो किसके भांति मैंने व्यवहार करेगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या के अनुसार जो है आपतित कराना है, त्रिज्या आपतित कराना है, ध्यान रखिएगा, यानी कि त्रिज्या के दिशा में जो है क्या करना है जी, आपतन कराना है प्रकाश के किरण को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा जी, आप ये जो है अवतल की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि अंदर से क्या चीज धंसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो अवतल लेंस की भांति क्या करेगा जी, ये व्यवहार करेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब हमें देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, आभासी यानी काल्पनिक बनता है। आभासी कहने का मतलब क्या चीज जी, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक के साथ साथ आप लोग क्या जानते हैं जी कि सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा के साथ साथ क्या जानते हैं जी, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो है वस्तु से छोटा बनता है, यानी कि हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोगों को इतना बात पता होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है जी, आभासी यानी काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप लोगों को ये बात पता होगा। यहाँ पे लास्ट सवाल देख लीजिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार के बारे में जिक्र करें तो पहला प्रकार का जिक्र होता है पारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम जी, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, उसका जो है दूसरा क्या होता है जी, तो दूसरा होता है पारभासी माध्यम। क्या होता है जी, पारभासी माध्यम। ठीक है, परभासी माध्यम। और तीसरा क्या होता है जी, अपारदर्शी माध्यम होता है, अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो आप लोग जो है इन तीनों जो है क्या चीज जी, इन तीनों प्रकार का नाम भी याद रखिएगा। लेकिन प्रकाशिक के अंदर कितना माध्यम होता है जी, तो कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कई बार जो है यहाँ पे 3 ऑप्शन में नहीं देता है। जब 3 ऑप्शन में ना दे तो वहाँ पे 2 टिक आउट कीजिएगा। और 2 में कौन कौन आएगा जी, तो पारदर्शी और अपारदर्शी आएगा। प्रभासी वहाँ पे छोड़ देता है। जब ऑप्शन में 3 ना दे तभी टिक आउट कीजिएगा 2। अगर 3 दिया है
तो 3 ही सबसे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे 122 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस तरह से हमने जो है चैप्टर 1 को पूरा का पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, चैप्टर देखिए 1 में जो है 2-3 पार्ट बना है, 2 पार्ट में एकदम आपको बहुत बढ़िया से समझाया है और इतना अच्छे से समझाया है कि पार्ट 3 में जितना भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है उन्हीं पर आधारित थे। तो इसलिए बहुत जल्दी इसको समझा दिया गया, बहुत जल्दी बता दिया गया, बहुत जल्दी निपटा दिया गया। ठीक है, और अब जो है आपको चैप्टर 2 में अगर पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, तो यार आइए प्लेलिस्ट में आपको एकदम अच्छे से आराम से पूरा एकदम डिटेल में समझाते हुए फिर से समझाएंगे और आप लोग जो है आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आप लोग से मिलते हैं फिर प्लेलिस्ट में, जल्दी से आइए आप लोग चैप्टर 2 का वीडियो देख लीजिए। ओके, बाय।